आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड सम डिसऑर्डर्स, जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस नो कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली जीनोटाइप और फिनोटाइप भी फिर चेंज हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंस के चेंज होने के बाद। इसका मतलब है जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि डीएनए हेलिक्स यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें से अगर हम कोई भी सेगमेंट लूज़ कर दें यानी कि किसी सेगमेंट को डिलीट कर दें या कोई नया सेगमेंट इंसर्ट कर दें डीएनए के सीक्वेंस में, तो क्रोमोसोम्स में भी चेंजेस आएंगे। जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ऑल्टरेशन और क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटी और एब्रेशन, मतलब अगर क्रोमोसोम्स में चेंज आ गया तो जीन्स भी चेंज हो जाएंगी, यानी कि कुछ एब्रेशन या कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, जैसा कि हमें कैंसर सेल में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा म्यूटेशन होता है अगर डीएनए के किसी एक बेस पेयर के सीक्वेंस में भी चेंज आ जाए तब भी म्यूटेशन हो सकता है। इसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, जहाँ पे किसी भी एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके सिकल सेल एनीमिया। और अगर डीएनए के बेस पेयर में कोई डिलीशन या इंसर्शन हो जाए, यानी कि कोई भी बेस पेयर डिलीट हो जाए या कोई नया बेस पेयर इंसर्ट हो जाए, तो उसकी वजह से जो हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब उसका जो पहले का फ्रेम था डीएनए का वो शिफ्ट हो गया, या तो कोई चीज़ डिलीट हो गई है या कोई नई चीज़ ऐड हो गई है। अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर बनने से पहले हमें पता होना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो पेडिग्री एनालिसिस एक वो फॉर्मूला, एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी भी जनरेशन बाय जनरेशन किसी भी एक फैमिली में ट्रेट का जो सीक्वेंस है वो कैसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर एज इट इज़ फ्लो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता चलती हैं। एक फैमिली ट्री के फॉर्मेट में हमें ये ट्रेट्स का पता चलता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि डीएनए ही वो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाला सब्सटेंस है, तो इसीलिए इट इज़ हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर विदाउट एनी चेंज और अल्ट्रेशन। मतलब कोई भी एक अगर ट्रेट है तो वो नॉर्मली तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। अगर कोई चेंज या कोई ऑल्ट्रेशन आ जाता है जेनेटिक मटेरियल में, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कोई भी एक सडन चेंज, सडन ऑल्ट्रेशन इन दी जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ब्रॉडली दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेनली डिटरमाइन होते हैं बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। अगर एक सिंगल जीन में म्यूटेशन या सिंगल जीन में ऑल्ट्रेशन है, कोई चेंज है, तो वो उस तरह के डिसऑर्डर्स जो होते हैं उस म्यूटेशन से, उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू दी ऑफस्प्रिंग ऑन दी सेम लाइन। एक सेम सीक्वेंस में एक सेम लाइन पर ये डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट होते हैं और इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो हम पता कर सकते हैं इन अ फैमिली बाय दी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब कुछ कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। ये कुछ कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं एंड रिसेसिव भी हो सकते हैं। और ये चीज़ पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी अगर कोई ट्रेट है तो वो ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आइज में रेड और ग्रीन कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो या तो रेड या फिर ग्रीन, कोई भी एक पॉइंट के डिफेक्ट की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से फिर हमें रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। ये अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल्स में होता है कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, जिस जीन की वजह से कलर ब्लाइंडनेस शो होती है, वो एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए मेल्स में इसका परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है जो कि अपना ट्रांसमिशन शो करती है फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर मेल, मतलब फीमेल अनअफेक्टेड हो और उसका मेल प्रोजेनी तक ये हीमोफीलिया ट्रांसमिट होती है। इसमें होता क्या है कि अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन का पूरा कैस्केड है, पूरा ग्रुप है, उसमें से एक सिंगल प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हीमोफिलिक इंडिविजुअल है, यानी कि जिसमें ये हीमोफीलिया है, उसमें हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि एक अगर छोटा सा कट भी लग जाए तो उससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, वो ही हीमोफीलिया में इफेक्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें एक नॉर्मल सिंपल कट के बाद भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग शो होती है। अब क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता चला है अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज अ कैरियर ऑफ डिसीज। मतलब ऐसा हमने अभी पढ़ा कि अनअफेक्टेड कैरियर मेल, मतलब फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड होगी और उसका जो मेल प्रोजेनी है वो उस पर हीमोफीलिया का असर देखने को मिलेगा। तो ये ही हमें क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री चार्ट से देखने को मिला था। अब आता है सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर दी जीन। मतलब उस जीन के कैरियर हैं दोनों के दोनों, मेल एंड फीमेल पार्टनर्स यानी कि पेरेंट्स। तो ऐसे में ये सिकल सेल एनीमिया ट्रांसमिट होता है। द डिसीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। HbA और HbS ये दो, मतलब एक सिंगल पेयर ऑफ एलील है जो कि इस डिसीज को कंट्रोल करता है। और 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स में से सिर्फ एक ही होमोजाइगस इंडिविजुअल जो HbS वाले इंडिविजुअल होते हैं वो ही डिसीज फिनोटाइप शो करते हैं। और अगर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है वो अपेरेंटली अनअफेक्टेड मिलता है, बट दे आर कैरियर, मतलब वो अफेक्ट तो नहीं होता लेकिन वो एक कैरियर की तरह एक्ट करता है, एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी की ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू प्रोजेनी हो सके। मतलब उस जीन का
ट्रांसमिशन नेक्स्ट जनरेशन में हो सके इसके 50% चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये जो HbA-HbS इंडिविजुअल हैं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ये अनअफेक्टेड होते हैं, लेकिन दे एक्ट एज कैरियर फॉर दी डिसीज़। अब ये डिसीज़ होती किस वजह से है? बाय दी सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे, यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए तो हमें ये डिसीज़ देखने को मिलती है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कह सकते हैं। उसके बाद आता है फिनाइल कीटोनूरिया। ये एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो जनरली ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट की तरह इनहेरिट होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें एंजाइम्स का मतलब कमी होती है, जो कि ऐसे एंजाइम्स जो कि अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को ट्राइसोसिन में कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइम्स का कमी होती है इन इंडिविजुअल्स के अंदर, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक्यूमुलेशन अगर ब्रेन में हो जाए, अगर फिनाइल एलेनिन ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाए तो इससे मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। दीज आर ऑल्सो एक्सर्टेड थ्रू यूरिन। ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब क्योंकि किडनी में ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो इसलिए हम यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट भी कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। दिस वाज फिनाइल कीटोनूरिया। अब आता है व्हाट इज थैलेसीमिया। ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। कब? जब दोनों पार्टनर अनअफेक्टेड कैरियर हो, मतलब खुद पे अफेक्ट ना पड़े लेकिन वो एक कैरियर की तरह एक्ट करें, तो इस कंडीशन में हमें थैलेसीमिया डिसीज़ देखने को मिल सकती है। और ये होता किस वजह से है? या तो म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से होता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस। मतलब एक ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है क्योंकि इसमें या तो कोई म्यूटेशन हो गया या कोई डिलीशन हो गया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनने लग जाते हैं इनटू एनीमिया। मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, जो कि इस डिसीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब उसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ भाई थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की कौन सी चेन अफेक्टेड है उसके बेसिस पे हम थैलेसीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। जो अल्फा थैलेसीमिया है वो 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2 से कंट्रोल होता है ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, और एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन या डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स। अब या तो 4 या फिर कोई भी एक जीन में म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, इसकी वजह से हमें अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। मतलब ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम प्रोड्यूस होंगे। और जबकि बीटा थैलेसीमिया जो है वो एक सिंगल जीन HbB कंट्रोल करता है, जो कि हर एक पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है, एंड ये या तो एक या दोनों ही जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, इसकी वजह से हमें बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से अलग है। कैसे? कि ये जो थैलेसीमिया है ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, कुछ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और सिकल सेल एनीमिया जो है एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। मतलब सिकल सेल एनीमिया में इनकरेक्टली फंक्शनिंग मतलब गलत तरह से फंक्शन करने वाला ग्लोबिन सिंथेसाइज हो जाता है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। और थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वाली प्रॉब्लम है थैलेसीमिया, और क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया।